स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखेंगे और जो पॉसिबल है क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, उसी चीज को सिर्फ देखेंगे। तो पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत और जर्मनी की बात आती है। तो भारत और जर्मनी की बात देखें तो प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा पे यूरोप की यात्रा की है। तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया है। तो इस यात्रा में 3 देशों का यात्रा की है। कौन कौन? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि अभी जर्मनी के चांसलर कौन हो गए हैं? एंजेला मर्केल की जगह अभी ओलाफ सोल्ज हो गए हैं। कौन हो गए हैं? ओलाफ सोल्ज हो गए हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। जर्मनी से मोदी और जो सोल्ज है, प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर सोल्ज हैं, इनके बीच में हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना हेतु घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। अर्थात भारत और जर्मनी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे हस्ताक्षर किया है। कौन? भारत और जर्मनी। हरित और सतत विकास पे साझेदारी किया है इन्होंने। ठीक, अब आ जाए कि दोनों देश जो भारत और जर्मनी है, हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स का सृजन करने का निर्णय लिया है। तो भारत और जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स का सृजन करने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। ठीक, 2021 में भारत और जर्मनी के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के कितने साल पूरे हो गए थे? 70 साल पूरे हो गए थे। तो 2021 में हुआ था, ये ध्यान रखना। ठीक, और 2000 से ही भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भारत और जर्मनी क्या है? रणनीतिक साझेदार है 2000 से ही। ठीक, नेक्स्ट है कि जर्मनी G7 की अध्यक्षता 2022 में करेगा। 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जर्मनी करेगा। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जर्मनी के साथ देखें, आप डेनमार्क के साथ देखें तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फेडरिक्सन है। मेटे फेडरिक्सन है प्रधानमंत्री डेनमार्क के। और प्रधानमंत्री मोदी की डेनमार्क की ये पहली यात्रा थी। डेनमार्क की पहली यात्रा थी। इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव पूछा जा सकता है कि इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को कौन कौन मिलकर लॉन्च किया है? तो ये भारत और डेनमार्क ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है। और हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना हुआ ये भारत और डेनमार्क के शिखर सम्मेलन में। ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि डेनमार्क में कहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का किस पैलेस में स्वागत किया गया? तो आमलियनबोर्ग पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। ठीक है। वहां के डेनमार्क की महारानी कौन है? तो महारानी मार्गरेट द्वितीय है। महारानी मार्गरेट द्वितीय है डेनमार्क की महारानी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 4 मई को द्वितीय भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट किए। इससे पहले पहला भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन अगर देखा जाए तो 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि मोदी जी या भारत और डेनमार्क में जब यात्रा पे गए थे मोदी जी, तो भारत और डेनमार्क में कितने समझौते हुए? तो 9 समझौते पे हस्ताक्षर हुआ। कितने? 9 समझौते पे हस्ताक्षर। जब फ्रांस गए थे तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट तो बात नहीं है, लेकिन फ्रांस की यात्रा में यह याद रखना है कि पेरिस बुक फेस्टिवल हुआ था। उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा मिला था। पेरिस बुक फेस्टिवल में, वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2022 में हुआ था, उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा मिला था। वहीं जब अब नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला जब का अगला संस्करण होगा, उसमें फ्रांस को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उसको बुलाया जाएगा। तो फ्रांस क्या होगा? गेस्ट ऑफ ऑनर होगा। किसमें? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो लगता है, जो अगला संस्करण होगा उसमें। ये याद रखना कि भारत और मॉरिशस में देखें तो संबंध में जो प्रधानमंत्री मॉरिशस के हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये आधिकारिक यात्रा पे आए थे भारत। और 19 अप्रैल 2022 को WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस ग्रेवियसस WHO के क्या है? महानिदेशक हैं। वो उनके साथ मिलके मोदी जी ने जामनगर गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखा गया? तो जामनगर में रखा गया। और WHO के महानिदेशक और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने ये आधारशिला रखा। कहाँ पे? जामनगर में। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आए तो ये जो प्रधानमंत्री मॉरिशस के आए थे वो बनारस का भी दौरा किए। तो ये याद रखना, बनारस के दौरा किए। और वो नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रम में तो पार्टिसिपेट तो किए ही, लेकिन वो बनारस के भी दौरा किए। ये ध्यान रखना। भारत और यूके में देखें तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। ठीक है। वो भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे। कौन? बोरिस जॉनसन भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष हो गया। किसके? ब्रिटेन और भारत के, 2022 में जो हुआ। और जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तो कहां से? गुजरात से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। और इन लोगों के बीच में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप का सहयोग करने के लिए यह हस्ताक्षर हुआ है। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप किसके किसके बीच में? भारत और यूके के बीच में। ठीक।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भारत और नीदरलैंड की, अगर यार इंटरनेशनल संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखें तो नीदरलैंड की यात्रा की है कौन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये 34 वर्षों के बाद कोई भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने नीदरलैंड की यात्रा किया है। 1988 में 1988 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन यात्रा किए थे, इससे पहले रामनाथ कोविंद से पहले, और वो भी 34 वर्ष पहले किए थे। कहाँ? नीदरलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नीदरलैंड में 34 वर्ष के बाद कोई प्रधानमंत्री दूसरा गया है, वो है रामनाथ कोविंद। पहले गए थे 1988 में कौन? राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। वहीं रामनाथ कोविंद भारत के प्रेसिडेंट तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा की है। तो कोई भी भारतीय राष्ट्रपति अभी तक तुर्कमेनिस्तान नहीं गया था, तो ये पहली पहली किसी भारतीय राष्ट्रपति का यात्रा था। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान पे। और 30वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में देखा जाए तो भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो भारत और तुर्कमेनिस्तान डाक टिकट क्या किया गया? जारी किया गया 30 वर्ष के उपलक्ष्य में, ध्यान रखना। और 4 समझौते हुए भारत और तुर्कमेनिस्तान में। कितने समझौते हुए? 4। नेक्स्ट, अभी भारत नेपाल के संबंध के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नेपाल के कौन है? शेर बहादुर देउबा है। कौन है? शेर बहादुर देउबा है। वो भारत पे आधिकारिक यात्रा पे आए। तो भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों मिलके 90 किलोमीटर लंबी 132 केबी डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर, कौन सा? सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया। तो सोलू कॉरिडोर याद रखना, ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन कौन किया? तो शेर बहादुर देउबा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक। और 90 किलोमीटर ये कॉरिडोर है और 132 केबी की डबल सर्किट है, ये 132 केबी की, ठीक। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। तो दोनों के मध्य पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। तो रेल लिंक जयनगर कहाँ पड़ता है? तो मधुबनी में, बिहार, ठीक है, से लेके कुर्था को जोड़ा गया। किसको? कुर्था को जोड़ा गया, ठीक। तो ये ध्यान रखना, किसको? जयनगर को किसके साथ जोड़ा गया? कुर्था को जोड़ा गया। जयनगर कहाँ पड़ता है? मधुबनी, बिहार में पड़ता है। कुर्था कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला नेपाल 105वां देश बन गया है। कौन सा? नेपाल 105वां सदस्य है ISA का, 105वां सदस्य है, ध्यान रखना, ठीक। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने बनारस का भी दौरा किया था। इससे पहले हम लोग किसका देखे थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री यात्रा किए थे। अब नेपाल के प्रधानमंत्री का भी बनारस का यात्रा करा दिया। अब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध में देखें तो यहाँ पे बता दें 2+2 की वार्ता 3 देशों के साथ तो हम करते हैं, चौथा देश भी अब शामिल हो गया है, होने वाला है। जैसे 2 और +2 की वार्ता देखकर किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं, US के साथ करते हैं, और तीसरा करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये 3 के साथ करते ही हैं 2+2 का वार्ता। अब चौथा हो गया है रसिया के साथ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, 2+2 की वार्ता। तो ध्यान रखना 2+2 का वार्ता का मतलब क्या? कि 2 लोग शामिल होंगे, एक तो विदेश मंत्री होगा फॉरेन, और दूसरा होगा डिफेंस मंत्री। तो ये 2 मंत्री शामिल होते हैं। दूसरे पक्ष में भी ये फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्ट्री शामिल होते हैं, यही 2 लोग होते हैं, इसलिए 2+2 वार्ता कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया में ECTA शामिल पे हस्ताक्षर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पे किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर कौन किया गया है? किसके बीच में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में किया गया। ETCA पिछले 1 दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। भारत ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ, जिसमें हमने पहले ही चर्चा कर दिया। रक्षा और विदेश मंत्री बैठते हैं, राजनाथ थे रक्षा मंत्री, वहीं जयशंकर हमारे क्या थे? जयशंकर विदेश मंत्री थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में देखें तो मारिस पाइने क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर थे या विदेश मंत्री थे, और पीटर ड्यून ये रक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? 2+2 का वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। देखो, भारत और डेनमार्क की बात करें तो 9 सितंबर का ये निकल के आता है कि हरित रणनीतिक साझेदारी किसके बीच में बना है? तो भारत और डेनमार्क के बीच में बना हुआ है। और नई दिल्ली में अब तटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र कहाँ? दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान रखना कि अब तटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया। कौन कौन किया? तो भारत और डेनमार्क ने किया। किस का अंग देखा जाए तो हरित रणनीतिक साझेदारी के अंग के रूप में इसे लॉन्च किया गया। तो ज्वाइंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लॉन्च किया गया कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका के बीच में अगर संबंध देखें तो ये सितंबर का निकल कर आता है कि भारत और अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च किया। तो पूछा जाएगा कि कौन रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी किसके किसके बीच में, भारत और किसके बीच में हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, SCP को भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के अनुसरण में नए रूप में लॉन्च किया गया है। तो ये SCP जो लॉन्च किया गया है, तो एक यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत इसको SCP को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इस SCEP क्या है, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग कहें कि जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी, ये इसकी घोषणा कब किया गया था इंडिया और अमेरिका के बीच। तो जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा लीडर समिट ऑनलाइन क्लाइमेट, ये जब हुआ था कब, 2021 अप्रैल में हुआ था, और अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया था क्या, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। इसमें नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनके द्वारा ये जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी की घोषणा की गई थी। तो ये ध्यान रखना। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख लिए जो इंपॉर्टेंट था। आप दूसरा देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को देखने जा रहे हैं। तो इसमें आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा निकाला जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकाला जाता है। ठीक, 20वां जारी किया गया इस बार प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। उसमें नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन। ठीक है, तो NDS, ठीक है, NDS, तो ये ध्यान रखना, नो डिमांड फॉर स्पीच, ये प्रेस से जुड़ा हुआ है, नो डिमांड फॉर स्पीच। N फॉर नॉर्वे, D फॉर डेनमार्क और S फॉर स्वीडन। तो NDS याद रखिए, या नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को ये क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। वहीं भारत की बात करें तो भारत का स्थान 150वां हो गया, 150वें स्थान पे है। इससे पहले ये 142वें स्थान पे था। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत गिरता ही जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता उतनी मायने अब नहीं रख गई है। ये इंडिकेट कर रहा है हमारा जो 4th स्तंभ माना जाता है क्या, लोकतंत्र का, वो धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है लोकतंत्र का। ठीक है, जिस पे 4था स्तंभ है लोकतंत्र को बनाए रखने का, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह पिछड़ता जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि 150वां स्थान इस बार मिला है 2022 में, जबकि 21 में कितना मिला था, 142वां मिला था। नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां, ये कौन निकालता है, तो सिप्री निकालता है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये स्टॉकहोम में है ये, और सिप्री निकालता है इसका रिपोर्ट विश्व में सैन्य व्यय की प्रवृत्तियां। अगर उसमें देखें तो पहली बार $2 ट्रिलियन का स्तर पार कर गया 2021 में, ये 2022 वाला है। अगर कुल सैन्य व्यय में देखें, वैश्विक GDP का 2.2% क्या होता है, खर्च होता है सैन्य व्यय पे। ठीक, अगर देखें कि सर्वाधिक व्यय करने वाला, सैन्य व्यय करने वाला 5 देश देखें सर्वाधिक, उसमें पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है, दूसरे नंबर पे हमारा कौन है, चीन है, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, भारत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैन्य व्यय में इंडिया कौन सा है, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या है, यूके है, और 5वें नंबर पे रूस है। तो पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत, चौथे पे यूके या यूनाइटेड किंगडम, और 5वें नंबर पे क्या है, रूस है। ठीक, सैनिक व्यय पे खर्च की अगर बात करें तो नंबर 1 पे देखो कौन, अमेरिका है, और कितना करता है, 38% करता है। चीन कौन, 14%, वहीं भारत कितना, 3.6%। ये तीनों में कितना गैप है खर्च करने का, आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा। अमेरिका बहुत ज्यादा करता है सैन्य व्यय पे, करता है सैन्य पे खर्चा बहुत अधिक करता है कौन, अमेरिका। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के देखें तो जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं हेनले पासपोर्ट में। देखो, हेनले पासपोर्ट 2006 से निकाला जा रहा है। कब से, 2006 से इसको निकाला जा रहा है हेनले पासपोर्ट का सूचकांक। इसमें क्या होता है, जितना स्कोर होता है उतने में गंतव्य यात्रा पे, उतने देशों में बिना किसी वीजा के क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है। जैसे जापान में 192 स्कोर है, तो 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। वैसे ही सिंगापुर में भी 192 है। तो इस हालत में दो तो देख ली है जो फर्स्ट रैंक पे थे। भारत का देखें स्थिति तो 84 रैंक है, और 60 देशों में बिना वीजा का या क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। बस ये 2 पॉइंट याद रखना था। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, WHR। ये पहली बार कब जारी किया गया, तो 2012 में जारी किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी जारी किया गया, 2012 में किया गया पहली बार। और संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, प्रकाशन करता है, UNSDSN इसको जारी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2012 से जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, तो UNSDSN जारी करता है, कौन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, इसमें डाटा कौन देता है, तो गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा डाटा का उपयोग करता है, कौन, UNSDSN करता है। तो गैलप वर्ल्ड
पोल द्वारा डाटा दिया जाता है उसका उपयोग करके ये रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? तो यूएनएसडीएसएन करता है। ठीक है, ये 10वां संस्करण जारी किया गया, 10वां संस्करण जारी किया गया। इस पे रिपोर्ट देखें तो 6 फैक्टरों पे ये रिपोर्ट निकाला जाता है। 6 फैक्टरों को मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है, सोशल सपोर्ट देखा जाता है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस और जेनरोसिटी देखा जाता है, परसेप्शन ऑफ करप्शन देखा जाता है। ये 6 फैक्टर पे हमारा WHR जारी किया जाता है। इस बार जो जारी किया गया उसमें 146 देश शामिल हैं। कुल कितने शामिल हैं? 146 देश शामिल हैं। उसमें नंबर 1 पे अगर देखें तो फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर में आइसलैंड है। तो एफडीआई जब आएगा तो वो देश क्या होगा? बहुत खुश होगा। क्यों? क्योंकि रोजगार मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, तो एफडीआई आएगा तो बहुत खुश होगा। तो खुशहाली सूचकांक का एफडीआई सीक्वेंस है, फिनलैंड, एफ फॉर फिनलैंड, डी फॉर डेनमार्क, आई फॉर आइलैंड। तो एफडीआई आएगा तो बहुत खुशी होगी क्योंकि निवेश बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं, छोटा छोटा ट्रिक, ऐसे अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो 136वां है। कितना है? 136वां है भारत का स्थान WHR में। ठीक है, इससे पहले 2021 में देखें तो 139वां था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि 21वां पूछ रहा है या 22वां, ये जरूर देख लेना और उसके बाद ही आंसर देना। 22वां में 36 था और 21वां में ये 2022 में 36वां था और 2021 में ये 139वां था। ठीक, और 5 बार से लगातार फिनलैंड क्या हो रहा है? WHR में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है 5 बार। ये 2022 का मिला दिया जाए तो ये 5वीं बार है। ठीक, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां कौन निकालता है? सिप्री निकालता है। वही स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट निकालता है, जिसका ऑफिस कहाँ पे है? स्टॉकहोम में है। तो इसके द्वारा निकाला जाता है। तो प्रवृत्तियां में देखें तो 5 सबसे बड़े हथियार या आर्म एक्सपोर्टर देश कौन है? 5 विश्व में सबसे बड़े हथियार का निर्यातक कौन है? तो सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? अमेरिका करता है, उसके बाद रूस करता है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है, चौथे नंबर पे चीन है, 5वें नंबर पे जर्मनी है। ये सीक्वेंस जरूर याद रखना। तो पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे फ्रांस और चौथे नंबर पे चीन और 5वें नंबर पे जर्मनी। अगर 5 देशों में देखे जाए, इन 5 देशों में 2017 से 21 के बीच में कुल निर्यात का 77% आम एक्सपोर्ट यही 5 देश करते हैं। कुल 2017 से 21 के बीच में देखा जाए तो कुल निर्यात का 77% ये 5 देश करते हैं। ठीक है, अगर विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक देखा जाए तो अमेरिका है और वो सकल देखा जाए टोटल जितना निर्यात होता है उसमें 39% अकेले यूएस करता है। कौन करता है? यूएस करता है। अगर 5 सबसे बड़े आयातक है, इंपोर्टर देखें जो हथियार खरीदते हैं, विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, भारत नंबर 1 पे हो गया। ठीक है, भारत नंबर 1 पे पहले भी था, बीच में गड़बड़ हुआ था, सऊदी आ गया था, तो भारत नंबर 1 पे आ गया। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है। ठीक है, सऊदी अरब है, तीसरे पे मिस्र है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें पे चीन है। तो सऊदी अरब किस दूसरे नंबर पे आ गया, भारत क्या है? नंबर 1 पे है। ये सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस जरूर पूछा जा सकता है कि भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ये 2 तो याद रहेंगे, लेकिन मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाद गलत मत करना, 1 नंबर से पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो ये भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन है, ये आयातक इंपोर्टर कंट्री के रूप में। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत विश्व में सबसे बड़ा आयातक है और भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन है ये पूछ लिया जाए तो रूस है। भारत को सबसे ज्यादा आपूर्ति या हथियार कौन देता है? तो रूस देता है। ठीक, और रूस की हिस्सेदारी जो भारत को देता है वो टोटल देखा जाए तो भारत के देने में हिस्सेदारी रूस का 46% है, लगभग 50% के करीब। रूस के बाद इंडिया को एक्सपोर्ट कौन करता है? फ्रांस करता है रूस के बाद। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? अमेरिका। फ्रांस का योगदान अगर हथियार में देखें तो इंडिया को 27% जितना हथियार आता है उसमें से 27% फ्रांस से आता है और 12% कहां से आता है? अमेरिका से आता है। वहीं भारत के देखें तो एक्सपोर्ट के स्थान में भारत अगर हथियार एक्सपोर्ट करता है उसमें स्थान कौन सा है? इसका 23वां है। और भारत किसको एक्सपोर्ट करेगा? तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है म्यांमार को। सबसे ज्यादा किसको करता है? म्यांमार को 50% करता है, उसके बाद श्रीलंका को 25% और आर्मेनिया को 11%। ये 3 देश हैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत इन लोगों में अपने हथियार का। ठीक, अब नेक्स्ट आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये निकाला जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, 163 देशों का कुल शामिल हैं इस सूची में। कितने? 163 देश। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रसित कौन है? वो अफगानिस्तान लगातार तीसरे वर्ष में क्या है? सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश है। कौन है? अफगानिस्तान है। वहीं इस्लामिक स्टेट को वर्ष 2021 में विश्व के सबसे घातक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया गया है इस रिपोर्ट में। तो 2021 में इस्लामिक स्टेट को विश्व के सबसे घातक आतंकी समूह में, तो यही पूछ लिया जाएगा कि इस रिपोर्ट में किसको 2021 के या विश्व के सबसे घातक आतंकी समूह किसको घोषित किया गया है? तो आप आंसर मारेंगे इस्लामिक स्टेट। ठीक है, और लगातार तीसरे वर्ष अफगानिस्तान सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित वाला देश रहा। ठीक,
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हमेशा इंडिया टॉप 10 में ही रहा है, लेकिन इस बार 12वें स्थान पे है। तो थोड़ा सा आतंकवाद का प्रभाव भारत में क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इस बार 12वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है, अफगानिस्तान है, वो लगातार 3 साल से इसी स्थान पे, पहले स्थान पे। और कौन निकालता है इसको, तो आईईपी द्वारा निकाला जाता है ये सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। अब नेक्स्ट आते हैं कि मेडागास्कर सीडीआरआई का नया सदस्य बन गया। मेडागास्कर सीडीआरआई का नया सदस्य बन गया। तो सीडीआरआई है क्या, तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है सीडीआरआई, आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन है। उसका नया सदस्य कौन बन गया है, मेडागास्कर बन गया। ठीक है, ये कब बना था सीडीआरआई, तो इसके बारे में देखो, 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019, या इसी को बोलते हैं यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, 2019 में हुआ था। इसी में मोदी जी ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी, किसकी, सीडीआरआई की। ठीक है, घोषणा की थी। और सीडीआरआई की सचिवालय कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीडीआरआई की सचिवालय है नई दिल्ली में। तो हमने बताया कि सीडीआरआई है क्या, तो अब तक आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बना कब था, तो 2019 में। ये गठबंधन कब आया था, जब 2019 में न्यूयॉर्क में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 हुआ था, उसमें सीडीआरआई बना था, शुरुआत हुआ था। और सीडीआरआई का सचिवालय कहाँ है, नई दिल्ली में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब यहाँ पे याद रखने का है कि सीडीआरआई के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, 30 हो गई है। तो इसमें 30 देश हैं, और 30 देश के साथ 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं, जिसमें एडीबी, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक समूह, यूएनडीपी, यूएनडीआरआर, ये सब यूरोपीय संघ, ये सब भी शामिल हैं। तो ध्यान रखना, 30 और 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। अब नेक्स्ट आ जाए तो हमारा न्यूज है कि यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल कर लिया गया। अभी तक पाकिस्तान भी था ग्रे सूची में, अब उसी के पाकिस्तान के दोस्त संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल कर लिया गया है एफएटीएफ ग्रे सूची में। ठीक है, अब बात आता है कि एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इसका काम क्या होता है, तो वैश्विक में जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है और आतंकी वित्त पोषण होता है, उस पर नजर रखा रहता है, या उस पर नजर रखने वाली संस्था है। तो एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पे नजर रखती है। इसका सचिवालय या इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, ये G7 शिखर सम्मेलन जब हुआ था, G7 शिखर सम्मेलन हुआ था 1989 में, पेरिस में जो आयोजित हुआ था, उसी में एफएटीएफ का स्थापना हुआ था। तो G7 शिखर सम्मेलन द्वारा इसका उत्पत्ति माना जाता है 1989 में माना जाता है। ठीक है, और पेरिस में आयोजित हुआ था, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, पेरिस में है। ठीक, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 6वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई। उसी में यूएई को क्या बोला गया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, इस 6वीं बैठक में देखा जाए तो ग्रे लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात चला गया, वहीं पे ग्रे सूची में देखा जाए तो बाहर कर दिया गया, कौन, जिम्बाब्वे बाहर कर दिया गया। अगर टोटल ग्रे सूची में देखा जाए एफएटीएफ में कितने देश शामिल हैं, तो 23 देश शामिल हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आगे आते हैं, अच्छा, ग्रे सूची और ब्लैक सूची, ये ब्लैक सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी एफएटीएफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी ब्लैक सूची में शामिल हो जाएगा देश, उसके साथ कोई भी आर्थिक मदद उसे नहीं, जैसे आईएमएफ नहीं दे सकता, उसको लोन नहीं दे सकता, वर्ल्ड बैंक नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस प्रकार की मदद जब ब्लैक सूची में शामिल हो जाता है, तो उस तरह से मदद नहीं दिया जाता है, आर्थिक प्रतिबंध लग जाता है, और इवन उस पर राजनयिक संबंध के भी प्रतिबंध लगने लगते हैं। ठीक है ना, तो आर्थिक प्रतिबंध लग जाता है उस पर, और वो देश पिछड़ जाता है। तो ब्लैक सूची है, उससे थोड़ा सा ऊपर क्या है कि ग्रे सूची में प्रतिबंध तो नहीं लगता है, लेकिन निगरानी में रखा जाता है एफएटीएफ के में। अगर वो सुधार लेता है तो उसे ग्रे सूची से निकाल दिया जाता है, जैसे जिम्बाब्वे को निकाला गया। अगर नहीं होता है तो उस पर एफएटीएफ कुछ दिशा निर्देश देता है कि ये आप लोग सही कर लीजिए, और उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा ग्रे सूची में। ठीक है, तो निगरानी में रखता है ग्रे सूची में, लेकिन ब्लैक सूची में क्या कर दिया जाता है, आर्थिक रूप से प्रतिबंध कर दिया जाता है उसको। नेक्स्ट है, एक यूएस का न्यूज में निकला था कि 10 शक्तिशाली देश कौन कौन से हैं। तो 10 शक्तिशाली देश में यूएस है नंबर 1, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। इसमें भारत को 13वां स्थान मिला है। तो टॉप 10 में भारत नहीं है, ये ध्यान रखना, 13वां स्थान मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, और ये 2012 से ही जारी किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का। ठीक, तो इसमें देखें कि 10वां संस्करण जारी किया गया है। भारत को कौन सा मिला है, तो 43वां स्थान मिला है इस सूचकांक में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 43वां स्थान मिला है। ठीक है, और टोटल 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, उसमें भारत को कितना मिला है स्थान, 43वां स्थान मिला है।
अगर देखें जो शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो यूएन को मिला है दूसरे नंबर पे, यूके को मिला है तीसरे पे, जर्मनी पे। तो दो याद रखना, यूएस के बाद यूके आता है, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। 1995 से ये प्रकाशित किया जा रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है, वाशिंगटन डीसी में स्थित एक विचार थिंक टैंक है, द हेरिटेज फाउंडेशन। तो पूछा जाए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये इसको जारी किया जाता है। ये कहाँ, ये एक थिंक टैंक है और वाशिंगटन डीसी में ये स्थित है, ठीक है ना, इसका ऑफिस। और ये 12 मात्रात्मक और 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त करके वो क्या करता है, अपना रिपोर्ट जारी करता है। 12 मात्रात्मक और एवं गुणात्मक घटक लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। तो इसको घटक को देखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 28वां संस्करण जारी किया गया आर्थिक लोकतंत्र स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। 184 देश शामिल रहे इसमें, कितने, 184 कुल देश हैं। 184 देशों में 7 देश जो हैं, जो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ताइवान, एस्टोनिया, ये अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर पाए हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए भारत की बात करें तो भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं किस श्रेणी में शामिल हैं, तो प्रायः गैर स्वतंत्र, मोस्टली अनफ्री के श्रेणी में शामिल कौन है, भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। इसमें 57 अर्थव्यवस्थाओं को रखा गया था। 184 में से 57 जो देश हैं, 57 देश प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में आते हैं, उसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। सिंगापुर है विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। तो विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन है, सिंगापुर है। और भारत का इसमें देखें स्कोर तो कौन सा है, 131वां स्कोर पाया है, 131वां स्थान प्राप्त हुआ है किसको, भारत को, ठीक। अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक देखो, तो ये एक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बर्लिन, जर्मनी में है, ठीक है। ये 1995 से ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जा रहा है, ठीक है। सीपीआई कब से जारी किया जा रहा है, 1995 से जारी किया जा रहा है। इसमें अगर देखें तो कुल 180 देश सूचकांक में शामिल हैं। उस सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान डेनमार्क और फिनलैंड और न्यूजीलैंड को। ये तीन देश कौन कौन है, तो डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। ये तीनों को प्रथम स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, ठीक। वहीं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में देखें तो भारत का स्थान मालदीव के साथ है। भारत के साथ कौन है, मालदीव है, वो कौन से स्थान पे है, तो 50वें रैंक हासिल किया गया है। तो भारत के साथ इस रैंक पे कौन शामिल है, मालदीव शामिल है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। ये दुर्गा पूजा मनाया कहाँ जाता है, कलकत्ता में मनाया जाता है। उसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर दिया गया है दुर्गा पूजा का। ऐसा शामिल होने वाला ये 14वां स्थान बन गया भारत का, कौन सा, 14वां स्थान हो गया है। तो अगर देखें तो इस सूची में, यूनेस्को की सूची में कौन कौन शामिल है अमूर्त वाले में, तो रामलीला है, ठीक, 2008 में। वैदिक मंत्रोच्चार है, 2008 में शामिल किया गया। कुटियात्तम है, ये शामिल किया गया रमन 2009 में। मुडिएटू शामिल किया गया। कालबेलिया, छाऊ नृत्य, ठीक। और लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। संकीर्तन पंजाब के जंडियाल गुरु के ठेठरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे के बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, ये भी शामिल है। और योग शामिल हुआ 2016 में। नवरोज 2016 में शामिल हुआ। 2017 में कुंभ मेला शामिल हुआ था। 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा शामिल किया गया था, ठीक है, 2021 में। तो यूनेस्को की 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को द्वारा जो घोषित किया जाता है, 14 भारत के स्थल शामिल हैं। और जो हमने बताया उसको 14 के 14 तो नाम नहीं याद रखना है, लेकिन अभी तो ये याद रखना, हाँ एक बार जरूर पढ़ लेना, इसके डिटेल जरूर पढ़ लेना, हो सकता है क्वेश्चन। अब टाइम कम होने की वजह से मैं डिटेल, क्योंकि लेंदी हो जा रहा है, इसको बता नहीं पा रहे हैं डिटेल, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कब से दिया जा रहा है, तो देखो 1923 में स्थापित हुआ था टाइम पत्रिका, और 1927 से प्रति वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर द्वारा दिया जाता है। किसको, टाइम द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर दिया जा रहा है। वहीं देखा जाए भारत के सापेक्ष में, भारत के संदर्भ में देखें तो महात्मा गांधी को पहले एकमात्र भारतीय हैं जो 1930 में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो 1930 में जो देखो 1927 से निकाला जा रहा है, और 1927 से निकालने के बाद 1927 से निकाला जा रहा है। 1927 से निकालने के बाद पहली बार 1930 में महात्मा गांधी को इसमें पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। वहीं 14 और 16 की बात करें तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर पोल का विजेता कौन बना था, तो 2014 और 16 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 बार ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता
रीडर्स पोल के विजेता कौन बने थे? मोदी बने थे, ठीक है। लेकिन इनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित नहीं किया गया। एकमात्र भारतीय हैं कौन? गांधी जी, जिनको घोषित किया गया। तो 2021 में कौन किसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो एलन मस्क को घोषित किया गया। किसको? एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। यही विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। स्पेस एक्स इनकी कंपनी है, टेस्ला इनकी कंपनी है, न्यूरालिंक इन्हीं की कंपनी है। न्यूरालिंक तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करते हुए ह्यूमन बनाया जा रहा है, तो न्यूरालिंक तो बहुत फेमस है। हीरोज ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका द्वारा दिया गया किसको? तो वैक्सीन वैज्ञानिक को दिया गया हीरोज ऑफ द ईयर। एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? ओल्बिया रोड्रिगो को दिया गया। ओल्बिया रोड्रिगो को दिया गया एंटरटेनर ऑफ ईयर। ये अमेरिका क्या है? अमेरिका के गायिका हैं। एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो सिमोन बाइल्स को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया? सिमोन बाइल्स को दिया गया। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन ROARO में। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड कौन ऑफ द ईयर को इसको बनाया है? तो वैक्स को बनाया। किसको? वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वही मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कौन? मेरियम वेबस्टर। लेकिन यहाँ पे वैक्सीन पूरा नहीं है, वैक्स है, ये ध्यान रखना ऑक्सफोर्ड वाले में। कॉलिंग डिक्शनरी ने NFT को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कॉलिंग डिक्शनरी ने NFT को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। वही कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो परजर्वेरेंस को ये वर्ड ऑफ डिक्शनरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक। तब वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में देखो नंबर 1 पे कौन है? यूएस है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे फिनलैंड है। ये वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में ये पोजीशन टॉप 10 का है। वही भारत का स्थान कौन सा है? 66वां है, 66 पोजीशन पे भारत है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में। दक्षिण एशिया में देखें तो भारत का है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर दक्षिण एशिया में देखें तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओवरऑल कौन सा है? 66 पोजीशन पे है, ठीक। अब आते हैं विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। ये फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया फोर्ब्स जो पत्रिका है उसमें जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है मैकेंजी स्कॉट, इनको सूची में सर्वोच्च स्थान मिला है। तो मैकेंजी स्कॉट को सर्वोच्च स्थान मिला है। 18 वर्षों के इतिहास में यह मात्र तीसरा अवसर है जिसमें जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो 18 वर्ष के इतिहास में, ये ध्यान रखना, 18 वर्ष में ये तीसरा अवसर है। तो मतलब 15 अवसर पे इनको क्या मिल गया है? 15 अवसर पे ये प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। 3 अवसर पे इनको प्रथम स्थान नहीं मिला है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि एंजेला मर्केल प्रथम स्थान पे नहीं रही है। कौन रहा? मैकेंजी स्कॉट रही हैं, जो जेफ बेजोस हैं अमेजन के संस्थापक, उनकी पूर्व पत्नी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका के दूसरे स्थान पे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड, तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के क्रिस्टीन लेगार्ड इस सूची में क्या है? तीसरे स्थान पे है। तो ये 3 हमने टॉप देख लिया। टॉप 100 में देखें तो 4 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है, जिसमें निर्मला सीतारमण इसमें 37वें स्थान पे है, या इंडिया की तरफ से नंबर 1। वहीं HCL के CEO रोशनी नडार ये 52वें स्थान पे हैं। तीसरे स्थान पे बायोकॉन के संस्थापक कौन है? किरण मजूमदार जी हैं, वो 72वें स्थान पे हैं। ई-कॉमर्स कंपनी जिनका नाम है नायका, उसकी फाल्गुनी नायर 88वें स्थान प्राप्त की है। तो ये भारत की तरफ से 4 हैं। कौन? निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, तीसरा है किरण मजूमदार और चौथा है फाल्गुनी नायर, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मिस्र क्या बना? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। एनडीबी का सदस्य कौन बन गया? मिस्र बन गया। ध्यान रखना, ये एनडीबी का स्थापना ब्रिक्स देशों ने किया था 2015 में। ब्रिक्स देश में कौन आते हैं? तो ये मालूम होगा, ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके द्वारा एनडीबी की स्थापना किया गया था 2015 में, ठीक है। और मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया जब दिसंबर में। और इसके साथ बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एनडीबी के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो इसके तहत अगर देखें तो 2021 में सितंबर में बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एनडीबी के मिस्र से पहले ये शामिल हुए थे 3 देश। कौन? बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला कौन सा देश है? चौथा नया देश है, चौथा। इससे पहले 3 कौन शामिल हो गए थे? बांग्लादेश, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे, ठीक। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। जो रैंकिंग दिया गया है उसमें आधार किसको लिया गया है? तो न्यूयॉर्क शहर जो यूएस का है, न्यूयॉर्क, उसको आधार शहर के रूप में लिया गया है। और इस सर्वेक्षण में टेल अवीव
तेल अवीव कहाँ है? इजराइल में। वो विश्व में रहने वाला सबसे महंगे शहर है। तो तेल अवीव भी याद रखना, विश्व में सबसे महंगा शहर कौन है? तो तेल अवीव है इजराइल का। वहीं दशमिक देखो, दशमिक शहर सीरिया की राजधानी है। वो विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। तो सबसे सस्ता शहर कौन है? दशमिक है सीरिया का। अहमदाबाद जो गुजरात का है, वो सबसे सस्ते शहर में शीर्ष 10 शहरों में शामिल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद शीर्ष 10 शहरों में शामिल कौन है? सस्ते शहर में, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो उसको रैंक क्या मिला है? 173 शहरों में 167वीं रैंक मिला है, ठीक है। तो तेल अवीव सबसे महंगा शहर हो गया और 10वीं क्या हो गया? सबसे सस्ता शहर हो गया। अब देखो विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ये कौन निकालता है? तो आईएमडी निकालता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट निकालता है, ठीक है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग कौन निकालता है? आईएमडी निकालता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो कुल इस रैंकिंग में कुल 64 देश शामिल किए गए हैं। 64 देश में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे नंबर पे लग्जमबर्ग। तो पहले नंबर पे कौन? स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे कौन? स्वीडन। तीसरे नंबर पे कौन? लग्जमबर्ग। अगर वहीं इंडिया की बात करें तो इस सूची में भारत का 56वां स्थान है। कितना? 56 नंबर पे है इस इंडेक्स में, 64 देशों की सूची में, ठीक है। देखो अब याद रखने वाला है बारबाडोस। बारबाडोस वेरी इंपॉर्टेंट, 396 वर्ष के बाद ये स्वतंत्र हुआ है यूके के अंडर से। यूके की महारानी एलिजाबेथ इसका प्रतिनिधित्व करती थी बारबाडोस को। अब वो न करके बारबाडोस के राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वो राष्ट्रपति अब क्या करेंगे? बारबाडोस को प्रतिनिधित्व करेंगे। तो विश्व का नवीनतम गणराज्य कौन बन गया? बारबाडोस हो गया। ये ध्यान रखना, एक कैरेबियन सागर में है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन है। बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने बताया था कि एलिजाबेथ द्वितीय बारबाडोस की राष्ट्र प्रमुख अब नहीं रहेंगी। अब इनकी जगह सेंड्रा मेसन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सेंड्रा मेसन बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। कौन? बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति कौन बना है? मेसन बनी है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं लेगाटम समृद्धि सूचकांक। लेगाटम समृद्धि सूचकांक में देखें तो ये लेगाटम इंस्टीट्यूट है लंदन का, वो जारी करता है। लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये 15वां संस्करण है, जिसमें अगर देखें तो शीर्ष स्थान किसको मिला है लेगाटम सूचकांक में? तो ये डेनमार्क को मिला है। दूसरा स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को मिला है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2020 में इंडिया को ही 103वां स्थान प्राप्त था। तो 103वें स्थान पे था 2020 में। 21 में क्या है? 101वें स्थान पे है भारत लेगाटम समृद्धि सूचकांक में, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये सूचकांक प्रति वर्ष 2005 से ही क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें देखें तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जर्मन वॉच के साथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? जारी करते हैं। और ये जब COP26 जब हुआ था ग्लासगो में, उसी के दौरान ये रिपोर्ट क्या किया गया था? जारी किया गया था। और ये रिपोर्ट 17th रिपोर्ट था इसका। और ये 4 श्रेणियों पे क्या करता है? रिपोर्ट सूचकांक अपना जारी करता है। इसमें देखें तो शीर्ष जो 3 स्थान है, 1, 2 और 3, वो 3 स्थान को खाली रखा गया। क्यों रखा गया है? इसलिए कि जो पेरिस समझौता हुआ है उसको लागू करने वाला, पूर्णतः लागू करने वाला कोई भी एक भी देश नहीं है। चौथे नंबर पे अगर देखें तो चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पे डेनमार्क आता है, स्वीडन आता है 5वें नंबर पे, और नॉर्वे आता है 6ठे नंबर पे। ऊपर के 3 स्थान क्या है? खाली हैं। अगर यहीं देखें भारत की स्थिति, तो इस रिपोर्ट में 2020 में 9वें स्थान पर था, वहीं 2021 में ये 10वें स्थान पे है। तो CCPI में भारत कौन से नंबर पे है? 10वें स्थान पे है, ठीक। ये ध्यान रखना। और इसके पीछे 2020 में ये 9वें स्थान पे था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में के नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। तो श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। ये कब से लॉन्च किया गया? तो 2004 से यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यूनेस्को के रचनात्मक शहर में भारत के कितने शहर शामिल है? तो 6 शहर शामिल है। याद रखना कितने शहर शामिल है? तो 6 शहर शामिल है। वहीं अगर देखें तो 2021 में कौन? श्रीनगर को शामिल किया गया 6वें शहर के रूप में। इसके पहले और कौन है? तो देखो 6 शहरों में एक तो मुंबई हो गया, दूसरा चेन्नई हो गया, तीसरा हैदराबाद, चौथा बनारस और 5वां जयपुर, और 6वां कौन है? श्रीनगर। तो ये 6 शहर शामिल हैं यूनेस्को के रचनात्मक शहर में। कौन कौन? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस, जयपुर और श्रीनगर। क्यूएस रैंकिंग जारी किया गया। तो क्यूएस रैंकिंग में 116 विश्वविद्यालयों के साथ भारत दूसरे स्थान पे है। तो 116 विश्वविद्यालयों को क्यूएस रैंकिंग दिया गया है। वहीं पे चीन प्रथम स्थान पे है। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं, कितने? 126, ठीक है। तो भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? 116 और दूसरे स्थान पे, ठीक। अगर रैंकिंग में देखें तो भारतीय विश्वविद्यालय के रैंकिंग में देखें तो नंबर 1 पे
आईआईटी बॉम्बे है, उसके बाद दिल्ली है और तीसरे पे मद्रास है। बॉम्बे को क्यूएस में रैंकिंग मिला है 42 और आईआईटी दिल्ली को मिला है 45, आईआईटी मद्रास को मिला है 54। ठीक है, वहीं आईआईटी बेंगलुरु आईएससी बेंगलुरु को मिला है चौथा स्थान ऐसे इंडिया में और क्यूएस में 56 मिला है। और पांचवा स्थान मिला है आईआईटी खड़गपुर को, जो ओवरऑल क्यूएस रैंकिंग में देखा जाए तो कितना मिला है, 60 मिला है। कितना, 60 मिला है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देखें तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, 79 में। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का 79वां स्थान है, ये ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना। 79वां स्थान है रूल ऑफ लॉ में भारत का। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वैश्विक वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें कि ये कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से ये सूचकांक क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से इसको वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी किया जाता है। अगर सूचकांक में हम देखें कि क्या स्थिति है उसको, जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है ये 16वां ये संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट क्या था, किस नाम से था, तो संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था, हंगर एंड फूड सिस्टम इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स। तो संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन की व्यवस्था इस रिपोर्ट का क्या था, ये रिपोर्ट का शीर्षक था। ठीक, वैश्विक हंगर रिपोर्ट में देखें तो 2021 में विश्व में अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा स्कोर में सर्वाधिक है, अर्थात ये सबसे ज्यादा भुखमरी वाला क्षेत्र है। कौन, साउथ ऑफ द सहारा, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। उसके बाद दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का स्थान है। दक्षिण अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा सबसे खराब स्थिति है। उसके बाद दक्षिण एशिया की स्थिति खराब है। ये भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। कौन, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा और दक्षिण एशिया। वैसे ही देखें तो वैश्विक स्तर पे मात्र एक देश सोमालिया है जो भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। तो भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में पूछे कौन है, तो सोमालिया है। वहीं पांच देश भुखमरी की भयावह स्थिति में है, अलार्मिंग स्थिति में है, और ये था सोमालिया एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो 5 देश कौन है, मेडागास्कर, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये अलार्मिंग स्थिति में है देश 5। नेक्स्ट आ जाए तो सोमालिया में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक है। सबसे देखा जाए सोमालिया में तो अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट की दर सर्वाधिक है। कितना, लगभग 60% के करीब। ठीक, वहीं अगर भारत की रैंक देखें इसमें तो भारत की रैंक कितना है, 101 है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, 101 है, जबकि 2020 में कितना था, 94 रैंक था। ध्यान रखना ये। अब आते हैं नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देखें तो ये 10वां संस्करण जारी किया गया है और इसमें नंबर 1 कौन है, आयरलैंड है। दूसरे नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और भारत इसमें 71 स्थान, 71 पोजीशन पे है। तो भारत खाद्य सुरक्षा में, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में 71 में आ रहा है। वहीं पहले नंबर पे कौन है, आयरलैंड है। नोबेल पुरस्कार 2021 देखें तो ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा भौतिक, रसायन, चिकित्सा और साहित्य और शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1968 में। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 में। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिस्क बैंक ने 1962 में की थी। तो ये ध्यान रखना कि स्वेरिजेस रिस्क बैंक द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, 1969 से दिया जा रहा है। अगर देखें तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया गया। और इसमें किसको मिला पुरस्कार, अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला, डेविड कार्ड, जेसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो देखो डेविड कार्ड ऐसे भी डेविड कार्ड हम लोग बोलते हैं, डेविड कार्ड। तो डेविड कार्ड की जगह डेविड कार्ड तो अर्थशास्त्र से जुड़ा ही है। ये कनाडा, अमेरिका, पहले कनाडा के नागरिक थे, अब अमेरिका क्या हो गया। जेसुआ डी एंग्रिस्ट इजराइल के थे, अभी अमेरिका के नागरिक हैं। और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस ये भी अमेरिका के हैं, नीदरलैंड वासी हैं लेकिन अभी अमेरिका के हो गए हैं नागरिक। तो तीनों अमेरिकी नागरिक को मिला है। ठीक, तो डेविड कार्ड, जेसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को आर्थिक क्षेत्र में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स में उनकी प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो लेबर इकोनॉमिक्स से जुड़े सिद्धांतों के लिए डेविड कार्ड को दिया गया। वहीं जेसुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को कैजुअल रिलेशनशिप के विश्लेषण में मेथोडोलॉजिकल है योगदान के लिए दिया गया। तो कैजुअल रिलेशनशिप की
के इवैल्यूएशन में जो मेथोडोलॉजी लगाया जाता है उसमें जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है और इसमें मारिया रेसा को दिया गया जो फिलीपींस के हैं और दिमित्री मुरातोव, तो दिमित्री मुरातोव रूस को जो है उनको दिया गया। दो लोगों को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुरातोव रूस के हैं। ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का। अब देखो मारिया रेसा एक खोजी पत्रकारिता करती हैं और ये रेपलर नामक एक डिजिटल मीडिया कंपनी के सह संस्थापक हैं। तो रेपलर नामक डिजिटल मीडिया कंपनी के सह संस्थापक कौन है? मारिया रेसा हैं। वहीं दमित्री मुरातोव नोया गजेटा नामक एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र की स्थापना किया था। कौन? दमित्री मुरातोव। साहित्य में देखो द स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2021 में साहित्य पुरस्कार नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। ये तंजानिया के नागरिक थे, निवासी थे, बाद में नागरिकता ले लिया इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड को मिला या यूके के निवासी बन गए अब्दुल रजाक गुरनाह। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, नेक्स्ट अगर इनके देखें तो अब्दुल रजाक गुरनाह के अंग्रेजी में लिखित उपन्यास क्या है? मेमोरी ऑफ डिपार्चर। अन्य उपन्यास में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेते हैं। पिलग्रिम्स वे, डाटी, पैराडाइज, एडमायरिंग साइलेंस, बाय द सी, डेजर्सन, द लास्ट गिफ्ट, ग्रेवेल हार्ट, आफ्टर लाइफ्स, ये सब उपन्यास हैं किसके? अब्दुल रजाक गुरनाह का है। ठीक है, और अंग्रेजी में लिखित कौन सा है उपन्यास? मेमोरी ऑफ डिपार्चर। ठीक, रसायन में किसको मिला? तो स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं और डेविड मैकमिलन ये अमेरिकी नागरिक हैं, इनको संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया है। तो बेंजामिन बेंजीन से याद है, तो बेंजीन रसायन कंपोनेंट है वो हो जाएगा। और मैकमिलन मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़े हो तो मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़े हो तो वो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट किसको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, और इनको किस लिए दिया गया? तो एसिमेट्री ऑर्गेनो कैटलिस्ट बनाने के लिए दिया गया। तो ऑर्गेनो कैटलिस्ट बनाया है एसिमेट्री, उसके विकास के लिए इन दोनों लोगों को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया रसायन में। ठीक, अब आ जाए भौतिक का नोबेल पुरस्कार देखें तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2021 में जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान हेतु 3 वैज्ञानिकों को दिया। एक है स्यूकुरो मनाबे जो जापानी मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, और दूसरे हैं क्लास हैसलमैन जो जर्मनी के हैं। इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापमान में विश्वसनीय पूर्वानुमान एवं उसकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु दिया गया। इसके लिए पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग करना तथा वैश्विक तापमान के विश्वसनीय पूर्वानुमान एवं उसकी परिवर्तनशीलता के मापन के लिए इनको दिया गया। किसको? स्यूकुरो मनाबे और क्लास हैसलमैन को दिया गया नोबेल प्राइज। ठीक, अब नेक्स्ट है कि भौतिक के नोबेल पुरस्कार के दूसरा आधा हिस्सा किसको दिया गया? तो जॉर्जियो पारसी को दिया गया जो इटली के हैं। ठीक है, ये ग्राही पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार तथा उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये ग्राही पैमाने तक परमाणुवी से ग्राही पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में जो डिसऑर्डर होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, उसकी परस्पर क्रिया की खोज के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। किसको? जॉर्जियो पारसी को दिया गया जो इटली के रहने वाले हैं। ठीक, तो ये हम लोग भौतिक का देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार देखें तो द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा स्वीडन द्वारा दिया गया। द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को मिला। डेविड जूलियस को जो अमेरिकी निवासी हैं, दूसरा आर्डम पाटापोसियन और डेविड जूलियस को चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला? पुरस्कार मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया है? रिसेप्टर की खोज के लिए जो तापमान और स्पर्श हेतु एक रिसेप्टर होता है, ग्राही होता है, उसकी खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो रिसेप्टर के लिए थर्मो रिसेप्टर और टेक्टो रिसेप्टर, जो तापमान से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, और जो स्पर्श से जुड़ा होता है वो टेक्टो रिसेप्टर। ठीक है, तो वो टेक्टो रिसेप्टर दोनों की खोज के लिए इनको दिया गया है डेविड जूलियस आर्डम पाटापोसियन को। वहीं इनका कार्य क्या है? सोमेटो सेंसेशन पे कार्य था। इनका, इन दोनों का, डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोसियन का कार्य क्या था? सोमेटो सेंसेशन पे। नेक्स्ट पूछा जाएगा भारत में शिक्षा की स्थिति पे यूनेस्को की एक रिपोर्ट दिया। तो पूछा जा सकता है कि भारत की शिक्षा पे एक रिपोर्ट किसने दिया है इसमें संस्था में, तो उसमें से आपको आंसर देखने को यूनेस्को मिल सकता है। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया जारी किया है। तो रिपोर्ट का नाम ही दे दे कि स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया किसने जारी किया है? तो यूनेस्को ने जारी किया है, ये याद रखना। स्मरणीय तथ्य में देखें तो ये तीसरा संस्करण निकाला है यूनेस्को ने, और एकल शिक्षा में देखा जाए
तो एकल शिक्षा की संख्या की दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश 18% के साथ नंबर 1 पे है, गोवा दूसरे नंबर पे और तेलंगाना तीसरे नंबर पे। चंडीगढ़ में 82%, गोवा में 80% तथा केरल में 78% सर्वाधिक महिला शिक्षक वाले राज्य हैं। तो एकल शिक्षा स्कूल में देखें तो नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश है, ये याद रखना। और महिला शिक्षक वाले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखें सबसे ज्यादा महिला शिक्षा है तो चंडीगढ़ में है, अगर राज्य में देखें तो गोवा है, ठीक है। और न्यूनतम महिला शिक्षक में देखें शिक्षक कहाँ पाया जाता है तो त्रिपुरा राज्य में पाया जाता है। न्यूनतम महिला शिक्षक कहाँ पे? त्रिपुरा में, ठीक। उसके बाद असम में है। वहीं अगर देखें वैश्विक नवाचार सूचकांक आप देखने जा रहे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन करता है तो विपो करता है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है। और भारतीय उद्योग परिसंघ भी इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट भागीदारी के रूप में शामिल है। तो याद रखना CII जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इस सूचकांक में हेल्प करता है, या इसके प्रकाशन के कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में CII भी है, या भारतीय उद्योग परिसंघ है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। इसकी रिपोर्ट में देखें तो ये 14वां वार्षिक रिपोर्ट निकाला गया और इसका थीम क्या था? थीम था कि कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या थीम था? कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। 132 देशों का सूची तैयार किया गया जिसमें पहला स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड को मिला। और 11 वर्ष से ये पहले स्थान पे है, 11 वर्ष से, ध्यान रखना। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला लेकिन 11 वर्ष से है। वही सूचकांक 2021 में भारत 2 स्थानों के सुधार के साथ अब कितना हो गया? 46वां, जबकि 2020 में ये 48वां रैंक पे था, अभी 21 में क्या हो गया? 46वां रैंक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इस सूची में नंबर 1 कौन है? तो स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे पे अमेरिका, और भारत का क्या है? 46वां रैंक है। भारत का 46वां रैंक है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि टाइम 100 की सूची 2021 जारी किया गया जिसमें 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की एक लिस्ट तैयार किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा, ठीक है। और ये सूची सर्वप्रथम 1999 से प्रकाशित हुई थी, तब से ये प्रकाशित हो रही है। इस सूची में 3 भारतीयों का नाम है। टाइम 100 में 3 भारतीय शामिल हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी या CEO हैं आधार पूनावाला। तो 3 लोग शामिल हैं, एक मोदी जी, दूसरा ममता बनर्जी और तीसरा आधार पूनावाला, ये 3 लोग शामिल हैं, ठीक। टाइम पत्रिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में शामिल करते हुए आजादी के बाद 74 वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ भारत के 3 महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल किया गया। तो इससे पहले 2 कौन नेता शामिल किए गए थे? तो एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा इंदिरा गांधी, और तीसरे हो गए नेतृत्वकर्ता में प्रधानमंत्री मोदी, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं आकुश। 3 देशों का ये क्या है? संगठन है आकुश। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और US है। नाम से ही पता चल जाएगा आकुश से ऑस्ट्रेलिया, UK और US। तो आकुश 3 लोगों का त्रिपक्षीय साझेदारी वाला ये संगठन है। इसमें आकुश में 18 माह प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। 18 माह प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। तो पूछा जाए कि 18 माह प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो आकुश से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसके तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और इन पनडुब्बियों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के कहाँ किया जाएगा? एडिलेड शहर में किया जाएगा। एनपीटी जानते हो? एनपीटी 1968 में प्रस्तुत की गई एनपीटी पे ऑस्ट्रेलिया ने कब हस्ताक्षर किया था? 1970 पे। इंडिया एनपीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है, ये ध्यान रखना। अब टाइम्स द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टाइम के द्वारा जो जारी किया गया उसमें 71 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया, जबकि पिछले साल इसमें 63 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया। सर्वोच्च अगर भारतीय में देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या IISc बेंगलुरु को सर्वोच्च रैंक दिया गया है इसमें भारत की तरफ से। IISc बेंगलुरु को नंबर 1 है। अगर भारत में देखें तो दूसरा नंबर दिया गया टाइम विश्वविद्यालय रैंकिंग में IIT रोपड़ को दिया गया। ओवरऑल देखें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को नंबर 1 रैंक दिया गया है। वहीं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दूसरा दिया गया है और दूसरी ही पोजीशन पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है होरोल का जो ग्लोबल 500 जारी किया गया उसमें सबसे बड़ी कंपनी के रूप में या शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? एप्पल को। दूसरा नंबर किसको? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो अगर देखें तो एप्पल का CEO कौन है? टिम कुक है। कौन है? टिम कुक है। और CEO माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? सत्या नडेला है। और तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तीसरे नंबर पे कौन है? अमेज़न है। और चौथे नंबर पे अल्फाबेट है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट है भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 6 बार संशोधन हो चुका है। जो नवीनतम संशोधन था उसको किगाली संशोधन के रूप में जाना जाता है। 2016 में 15 अक्टूबर 2016 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के
पक्षकार देशों में किगाली संशोधन को अंगीकृत किया था। तो किगाली संशोधन को कब अंगीकृत किया गया था? तो 2016 में। किगाली कहाँ पड़ता है? रवांडा में पड़ता है। इसमें किगाली संशोधन में क्या उद्देश्य था? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उत्पादन और उपभोग की चरणबद्ध रूप से कटौती करना। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से क्या करना है? कटौती करना है। और ये 2019 से किगाली संशोधन क्या हो गया? प्रभावी हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 18 अगस्त 2021 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया गया था। रेक्टिफिकेशन कब किया गया? 2021 में भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कब पक्षकार बना था? तो 1992 में पक्षकार बना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। कौन? भारत। ठीक है। भारत ने एक 2032 से 4 चरणों में जो 2032 से 4 चरणों में HFCs का चरणबद्ध से क्या करेगा? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कटौती करेगा। तो 2032 में ये 10% के करीब करेगा, 2037 में तक आते आते ये 20% करेगा, 2042 तक ये 30% करेगा और 47 तक 85% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का क्या करेगा? कटौती करेगा। तो ये ध्यान रखना, 2032 से 4 चरण में वो कटौती करेगा और 2047 तक पहुंचते पहुंचते ये 85% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में कटौती कर लेगा। ठीक। अब हम लोग देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में। ठीक है। ये कौन जारी करता है? आईपी जारी करता है। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ये सिडनी या ऑस्ट्रेलिया में थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। कौन? आईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक। वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइसलैंड सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, तो नंबर 1 पे है और ये 2008 से ही वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। तो ये 2008 से ही है, ये ध्यान रखना। कौन? आइसलैंड नंबर 1 पे। लगातार चौथी बार अफगानिस्तान विश्व के सबसे अशांत देश है। तो कौन है? अफगानिस्तान है, लगातार चौथी बार है, ये भी ध्यान रखना। भारत की 163 देशों में स्थान कितना है? तो 135वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 135वां है। वही भूटान की देखें तो भूटान की 22वीं रैंकिंग है। और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन है? तो भूटान है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। 64 देशों का सूचकांक या रैंकिंग जारी किया गया। 64 देशों में अगर देखें तो स्विट्जरलैंड, ये 33 वर्षों के इतिहास में पहली बार स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 33 वर्षों के बाद स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है और 2019 से लगातार भारत 43वें स्थान पे है। 2019 से भारत लगातार क्या है? 43वें स्थान पे है। अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो भारत की रैंक कौन सी है? तो 12वीं रैंक है एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए, प्रशांत के देशों में देखा जाए तो। ठीक। नेक्स्ट है, ये पूछा जाता है कि मृत्युदंड पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, तो इसमें सबसे ज्यादा मृत्युदंड किसको दिया जाता है? तो अगर देखें इसमें तो सबसे ज्यादा चीन में दिया जाता है मृत्युदंड। सबसे ज्यादा किसमें दिया जाता है? चीन में। लेकिन चीन अपना आंकड़ा नहीं जारी करता है। अगर उसके बाद चीन के बाद देखें तो ईरान में दिया जाता है सबसे ज्यादा मृत्युदंड। ठीक है। तो याद रखना बस, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक देखने जाते हैं। पहला ये कौन निकलता है? तो WEF निकलता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकलता है इस रिपोर्ट को। नंबर 1 पे कौन है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में? तो आइसलैंड है और दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। वहीं अगर भारत की देखें तो भारत का स्थान कौन सा है? 2021 में 140वें स्थान पे है। ये 28 स्थानों का क्या क्या है? गिरावट देखा गया। जबकि 2020 में ये कौन से पे था? 112वें पोजीशन पे था, 112वें पोजीशन पे था। वहीं 2021 में 140वें स्थान पे पहुंच गया। ठीक। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की देखा जा रहा है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, इसे एक क्वेश्चन तो बनना ही है। बहुत थोड़े समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होगा। हमने बताया था ना कि 2+2 4 देशों के साथ होने वाला है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद जापान के साथ करते हैं, तीसरा अमेरिका के साथ करते हैं और चौथा हम लोग रसिया से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 4 देशों के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा। 2+2 में एक तो रक्षा मंत्री होते हैं और दूसरा क्या होता है? विदेश मंत्री होता है। तो इस बार चौथा भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी में होगा। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पे। तो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो श्रीलंका कर रहा है 5वें बिम्स्टेक का। इसका विषय क्या था? थीम क्या था? एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग। तो एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोग, इसका थीम था किसका? बिम्स्टेक का। ठीक। बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री ने कितने समझौते किए? तो 3 समझौते किए हैं। ठीक है, अन्य राष्ट्रों के साथ तो 3 समझौते किए हैं। बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो देखो, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है। ठीक। बिम्स्टेक में याद रखना 7 देश शामिल है। कितने? 7 देश बिम्स्टेक में शामिल है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल। ठीक। तो ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट आता है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ। क्वाड नेताओं का, क्वाड में कौन कौन आता है, तो क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आता है। तो ये 4 देश आते हैं। इसका पहला क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि ये भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तथा यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पे संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो इन दोनों द्वारा, यूएई और भारत के द्वारा संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, सेपा पे हस्ताक्षर हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कौन किया, तो भारत के साथ यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया। तो ये ध्यान रखना, ठीक, सेपा। नेक्स्ट है हमारा प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। इसकी मेजबानी कौन किया, तो भारत की मेजबानी में ये संपन्न हुआ। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में मध्य एशिया के साथ दिल्ली घोषणा पत्र डिक्लेरेशन हुआ। तो इससे पहले हमने बता रखा है बाली घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है, बाली घोषणा पत्र, बाली घोषणा पत्र किससे जुड़ा है, तो ये बाली घोषणा पत्र जुड़ा है किससे, ये हमने मिनेमाटा कन्वेंशन बताया था, मिनेमाटा कन्वेंशन, उससे जुड़ा हुआ है बाली घोषणा पत्र। अब पूछ ले कि दिल्ली घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली घोषणा पत्र हमारा किससे जुड़ा है, ये मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की वार्ता से जुड़ा हुआ है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक पूछा जाएगा नई दिल्ली घोषणा पत्र, नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे जुड़ा है, तो ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ा है। तो जो घोषणा पत्र है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया जाएगा। ठीक, कॉप 26 से इस बार क्वेश्चन बनना ही चाहिए। कॉप 26 कहां पे आयोजित हुआ, तो स्कॉटलैंड या यूके के ग्लासगो शहर में स्थापित कॉप 26 आयोजन हुआ। ठीक है। कॉप 26 किसके साझेदारी में स्टार्ट किया गया, तो यूके और इटली दोनों की साझेदारी से आयोजन हुआ कॉप 26 का। कॉप 26 का कहां पे हुआ, ग्लासगो में हुआ। भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा ये कॉप 26 के अध्यक्ष थे। तो आलोक शर्मा कॉप 26 के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री कॉप 26 में पंचामृत का मंत्र दिया। पंचामृत का मंत्र दिया किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या है पंचामृत में, तो 5 चीजें हैं। पहला है कि 2030 तक भारत को गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना। तो रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को कितना करना, रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाना, पहला पंचामृत में। कॉप 26 के पंचामृत में अगर जो मोदी घोषित किए थे उसमें घोषणा किए थे, उसका दूसरा है कि वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा कर देगा। तो 50% ऊर्जा किसे पूरा करेगा, तो अक्षय ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से वो पूरा करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। तो कार्बन इंटेंसिटी 2030 तक कितना कम करने को बोला गया है, 45%। ये तीसरा था। चौथा था भारत वर्तमान से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन कटौती करेगा। तो अभी से लेकर 2030 तक कितने बिलियन टन कार्बन की कटौती करेगा, 1 बिलियन टन की कार्बन कटौती करेगा। ये चौथा था। और पांचवा पंचामृत का पांचवा था कि 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पंचामृत से एक ना एक क्वेश्चन आना ही है। नेक्स्ट, अगर कॉप 26 में अंदर घुसेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस द्वारा संयुक्त रूप से आइरिस को लॉन्च किया। तो आइरिस है क्या, तो कौन कौन लॉन्च किया, ये यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस द्वारा आइरिस लॉन्च किया गया। आइरिस का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेटस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेटस ये इनके द्वारा जारी किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के हेतु समर्पित है कौन, आइरिस। सीडीआरआई जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सदस्य देशों एवं संगठनों को सहयोग से आइरिस का स्थापना किया जाएगा। तो आइरिस की स्थापना में सीडीआरआई क्या करेगा, हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट कॉप 26 का वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और यूके द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को लॉन्च किया। तो पूछा जाएगा कि कॉप 26 में किसने लॉन्च किया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, तो भारत और यूके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा और कुछ और देश हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया गया। इसका
अर्थ क्या था, उद्देश्य क्या था, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में क्या करना था, कटौती करना था। तो कौन लॉन्च किया, तो अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा मिलकर ये ग्लोबल मीथेन प्लेस था, जिसका उद्देश्य था मीथेन, जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन हो रहा है विश्व में, उसमें कटौती करना। ठीक है, इस पहल में शामिल होने वाले देश वर्ष 2020 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में न्यूनतम 30% की कटौती सामूहिक रूप से लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध है। कहने का मतलब है कि ये ग्लोबल मीथेन प्लेज में 2030 तक आते आते 30% तक मीथेन के उत्पादन या उत्सर्जन में क्या करेंगे, कटौती करेंगे 30%, और जो 2020 का स्तर होगा मीथेन का, उसके स्तर से 30% कटौती किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट COP26 के दौरान एडॉप्टेशन रिसर्च अलायंस को भी लॉन्च किया गया, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है क्या, तो किससे जुड़ा हुआ है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट वो COP26 से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक, और तो COP20 के समापन पे ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के नामक जलवायु संधि पे सहमति बनी। ठीक, अब G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इटली में आयोजित हुआ 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन G20 का। वहीं पे देखें तो इसका थीम क्या था, जो रोम में इटली में हुआ, पीपल प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी। क्या था थीम, लोग, ग्रह और समृद्धि, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि G20 का, अब पूछा जाए कि रोम घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो G20 से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। G20 से रोम घोषणा पत्र। अब इसमें देखो 2022 में कौन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा या मेजबानी करेगा, तो इंडोनेशिया करेगा 2022 में। वहीं 23 में कौन करेगा, तो भारत करेगा। ठीक, चौथी आईएसए सभा का गठन हुआ या बैठक हुआ। पहला कहाँ हुआ था, तो नोएडा में हुआ था आईएसए का, दूसरा आईएसए का हुआ था दिल्ली में, तीसरा का वर्चुअल हुआ था, चौथा हुआ ये। तो बस ये ध्यान रखना कि चौथा आईएसए सभा की बैठक हुई यही इंडिया में। चौथा भी आभासी हुआ है, तो इंडिया में कहना मुश्किल है। तीसरा और चौथा क्या आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से हुआ। ठीक, तो पहला हुआ था नोएडा में, दूसरा हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए और फिक्की द्वारा। ठीक है, ये पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन होगा। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था क्या, लिथियम आयन बैटरी के क्रांतिकारी खोज के लिए डॉक्टर एम स्टैनली विट्टिगम को मिला था, वो शामिल रहे। और दूसरा सोलर इंपल्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बर्नार्ड पिकाई इस सम्मेलन में शामिल रहे। कौन से, तो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट में शामिल रहे। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसी अवसर पे आईएसए का प्रौद्योगिकी जनरल है, वो सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया। तो ये एक टेक्नोलॉजी जनरल है या प्रौद्योगिकी जनरल है किसका, आईएसए का। कौन सा, तो सोलर कंपास 360, इसको लॉन्च किया गया। तो पूछा जाएगा सोलर कंपास 360 क्या है, तो ये आईएसए का प्रौद्योगिकी जनरल है, जिसमें पेपर वगैरह पब्लिश किया जाता है। ठीक, 21वां एससीओ संघाई सहयोग संगठन का बैठक कहाँ हुआ, तो दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ। ये बैठक हाइब्रिड रूप से था, अर्थात वर्चुअल भी पार्टिसिपेट किया और व्यक्तिगत रूप में। तो इंडिया की तरफ से देखें तो वर्चुअल रूप से पार्टिसिपेट कौन किया, मोदी जी ने किया। वहीं व्यक्तिगत रूप से कौन एससीओ में प्रेजेंट थे, तो एस जयशंकर प्रेजेंट थे, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक, और इसी में एससीओ में अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित किया गया। पूछ लिया जाएगा कि अफगानिस्तान पे एक आउटरीच सत्र आयोजित कहाँ, कौन से सम्मेलन में हुआ था, तो एससीओ पे हुआ था, एससीओ। ठीक, एक फैक्ट तो ये जानते होंगे, 9 जून 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना, जिसका नाम अब नूर सुल्तान हो गया है और राजधानी हो गई है कजाकिस्तान का, तो नूर सुल्तान में आयोजन हुआ था एससीओ। उसी एससीओ में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से एससीओ के क्या हो गए थे, पूर्णकालिक सदस्य हो गए थे। कब, 2017 में। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 8वां पूर्णकालिक सदस्य, 7 तो अभी तक थे एससीओ में, 8वां पूर्णकालिक सदस्य कौन बनेगा, तो ईरान को एससीओ की अस्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए सहमति बन गई है दुशांबे में, जो 21वें एससीओ का शिखर सम्मेलन बैठक हुई थी। ठीक है, तो 8 पूर्णकालिक सदस्य हो जाएंगे। कौन कौन है 8, भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें याद रखना तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये ध्यान रखना। तो भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान देख के फंसाता है, तो वो नहीं है, ध्यान रखना। एससीओ के 4 पर्यवेक्षक देश हैं, कौन कौन है 4, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक, तो 9वें देश के रूप में अब क्या हो जाएगा, 9वें देश के रूप में ईरान अब शामिल हो जाएगा इसमें एससीओ में। तो 9वें देश के रूप में कौन शामिल होगा, ईरान शामिल होगा, ये ध्यान रखना। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और भारत की मेजबानी में हुआ। ये भारत की मेजबानी में इससे पहले 2 बार और हो चुका है।
दो बार, और कब, 2012 में, 2016 में हुआ। ये तीसरा अवसर था जबकि ब्रिक्स का मेजबानी कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी दूसरे अवसर की ब्रिक्स की अध्यक्षता की, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का दूसरा अवसर था इन्होंने। एक तो 2016 में गोवा में किया था और एक अभी किया। ठीक, तो ये ध्यान रखना। थीम क्या था? तो ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ये थीम था कि ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ध्यान रखना इसको। और हमने बोला कि ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र पूछे तो क्या मारोगे? ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली घोषणा पत्र पूछे तो मध्य एशिया और भारत के बीच में, मध्य एशिया और भारत के बीच में शिखर सम्मेलन हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है दिल्ली। बाली बताया था किससे? तो बाली मिनेमाटा कन्वेंशन जो हुआ था उसके से जुड़ा हुआ है बाली घोषणा पत्र। ठीक, तो ये तीन याद रखना जरूर। नेक्स्ट, ब्रिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट सुदूर संवेदन उपग्रह अर्थात रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आंकड़ों को साझा करने के लिए सहयोग पे और समझौता हस्ताक्षर किया गया है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के आंकड़ों का सहयोग करना मतलब समझौता करना और साझा करने के लिए एक हस्ताक्षर होगा। दूसरा है कि ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म। ये किसका पहल है? ब्रिक्स देशों की पहल है, ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म। पूछ लिया जाएगा कि ग्रीन टूरिज्म पे कौन देश अलायंस बना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या ग्रीन टूरिज्म से कौन सा सम्मेलन जुड़ा हुआ है? तो ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। दूसरा है ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच। ये भी एक लॉन्च किया गया, नई पहल है ब्रिक्स का। इसमें क्या है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में तैयार एवं गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की। तो कौन प्रचालन करे घोषणा किया? ये इंडिया ने किया, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा किया। ठीक, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था ये ब्रिक्स से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन में देखें तो फिलीपींस राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 17वें राष्ट्रपति का चुनाव। वो फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर बने। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर बने फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। दूसरा देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इमैनुअल मैक्रो बन गए हैं कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति। पाकिस्तान में देखें तो सत्ता परिवर्तन हुआ। तहरीक ए इंसाफ पीटीआई के पार्टी के प्रमुख थे इमरान खान, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद। ठीक है, और उन्होंने अपने इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष हैं शहबाज शरीफ वो 23rd नंबर के प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के। ठीक है, अब तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तुर्कमेनिस्तान में सरदार बुर्दी मुहामेदोव ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने। ठीक, नेक्स्ट है हंगरी के राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो कैटलिन नोवाक चुने गए। कौन? कैटलिन नोवाक चुने। जो हंगरी के चुने गए तो वो देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। कौन? कैटलिन नोवाक। अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के देखें तो कौन बना है? योनसुक योल बने हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मैग्डेलेना एंडरसन बनी है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। वहीं हंडुरस का पहली महिला राष्ट्रपति देखें तो कौन बना है? तो सियोमारा कास्त्रो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जापान में देखें तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। बारबाडोस में पहला राष्ट्रपति कौन बना है? तो सेंड्रा मेंसन है। ये देश की पहले राष्ट्रपति हैं और साथ साथ ये महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। बारबाडोस की पहले राष्ट्रपति कौन बना है? सेंड्रा मेंसन बने हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। कनाडा के चुनाव में कौन जीता? जस्टिन ट्रूडो ने जीता। हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत से आई। तो लिबरल पार्टी से कौन है? जस्टिन ट्रूडो जुड़े हुए हैं और ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। ठीक, और 17 भारतवंशियों ने इसमें चुनाव जीता है, कुल 17 भारतवंशियों ने, ध्यान रखना। ठीक, अब मोरक्को में संसदीय चुनाव देखा जाए तो मोरक्को में कौन जीता है? अजीज अखनौच जीते हैं। ये नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी से जुड़े हैं। तो मोरक्को के संसदीय चुनाव में देखें तो अजीज अखनौच जीते हैं और नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पार्टी का नाम है। अफगानिस्तान में तालिबान का धार्मिक कट्टरपंथी शासन का देखें शुरुआत हो गया है। तो इसमें अब मोहम्मद हसन आखुंद अफगानिस्तान तालिबान को रिप्रेजेंट करेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रमुख मोहम्मद हसन आखुंद चुने गए हैं। कौन? मोहम्मद हसन आखुंद चुने गए हैं। तालिबान ने इससे पहले 1996 से लेकर 2001 तक क्या किया था? शासन किया था। और 2021 में भारत के पास एक माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता थी। उसी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव आया था यूएन में 2593/2021। तो 2593/2021 का प्रस्ताव किससे जुड़ा हुआ था? कि तालिबान को आतंक समर्थक संगठनों की सूची से मुक्त कर दिया गया। तो आतंक समर्थक संगठनों की सूची से मुक्त कर दिया गया तालिबान को। ये भारत की अध्यक्षता में ही ये प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक,
जाम्बिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के हाकेंड हिचिलेमा राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। इन्होंने एडगर लुंगू को पराजित किया। एडगर लुंगू को पराजित किया। ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता? वेरी इंपॉर्टेंट, अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी। अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने 8वें राष्ट्रपति के रूप में ईरान के राष्ट्रपति चुने गए और ये हसन रूहानी का स्थान लिया। किसका? हसन रूहानी का स्थान लिया। ठीक है, ये जो इब्राहिम रईसी हैं 2019 से 2021 तक ईरान के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं को देख देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अब चक्रवात आसानी कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी आया था और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुरम में इसका लैंडफॉल हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुरम में लैंडफॉल हुआ था किसका? चक्रवात आसानी का। और आसानी कौन नाम रखा था? तो श्रीलंका के द्वारा नाम सुझाया गया था चक्रवात आसानी का। ठीक है, ताल पूछा जाएगा, ताल ज्वालामुखी कहाँ है? तो फिलीपींस में स्थित है और इसमें अभी विस्फोट हुआ ताल ज्वालामुखी में। नेक्स्ट है चक्रवात इमनाती। चक्रवात इमनाती ये मेडागास्कर में आया था। ठीक है, चक्रवात इमनाती कहाँ आया था? मेडागास्कर। नेक्स्ट है टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये टोंगा के दक्षिण प्रशांत द्वीप में एक बृहद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये इसमें समुद्र के अंदर स्थित हुंगा हपाई हुंगा टोंगा नामक ज्वालामुखी में हुआ। हुंगा हपाई हुंगा टोंगा नामक ज्वालामुखी में हुआ, समुद्र के अंदर हुआ। सबसे बड़ी बात है कि फिलीपींस के माउंट पिनाटोगो विस्फोट के बाद यह विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था 91 के बाद। ठीक है, याद रखना। और इस विस्फोट से उत्पन्न कहां तक पहुंच गए थे? मेसोस्फीयर, मध्य मंडल तक पहुंच गए थे। सोच सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट हुआ था। पेरू के में पर्यावरणीय आपातकाल लागू होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा कि कौन से देश में पर्यावरणीय आपातकाल लगा 15 जनवरी 2022 को। तो ये पेरू में लगा। क्यों लगा? इस 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव के परिणाम स्वरूप 90 दिनों के लिए पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किसने किया था? तो पेरू ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है माउंट सेमरू ज्वालामुखी का विस्फोट। तो ज्वालामुखी में महामेरू द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है, सेमरू को कहा जाता है। ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में है। पूर्वी जावा प्रांत में जावा का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है कौन? माउंट सेमरू। टाइफोन आया राय किसको प्रभावित किया? तो फिलीपींस के तट पे टकराया ये टाइफोन राय, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पूछा जाएगा माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ पे विस्फोट हुआ? तो ये जापान के दक्षिणी द्वीप जो क्यूसू उस पे था माउंट एसो, वो विस्फोट हुआ। फुकुटोकू ओकानोवा ज्वालामुखी है, कहाँ का है? जापान का। इसमें भी क्या हुआ? विस्फोट हुआ। नेक्स्ट है माउंट मेरापी। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है, ये ज्वालामुखी भी विस्फोट हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो कौन है? माउंट मेरापी है। अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 3 ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया अलास्का में। एक था पावालोफ, दूसरा था ग्रेट सिटिकन और तीसरा था अलेसियन। तो पावालोफ, ग्रेट सिटिकन और अलेसियन कहाँ के ज्वालामुखी हैं? अलास्का के हैं या यूएस के। चक्रवात गुलाब आया भारत के पूर्वी तट पे, चक्रवात गुलाब से प्रभावित रहा पूर्वी तट। आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के बीच में भूभाग को क्या किया? प्रभावित किया। तो कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के बीच में जो भूभाग पड़ता है उसको प्रभावित किया कौन? चक्रवात गुलाब। चक्रवात गुलाब किसने नाम दिया था? तो ये नामकरण सुझाया गया था पाकिस्तान द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला एक ऐप लॉन्च किया गया। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। और किसने बनाया था इस ऐप को? तो आईआईटी रुड़की ने बनाया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तुर्की में सी नॉट का प्रकोप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। काला सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाला कौन है? मरमरा सागर। ठीक है, मरमरा सागर में सी नॉट की प्रकोप देखा गया। सी नॉट है क्या? तो ये देखो, ये समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पे बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़पन जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, वास्तव में ये समुद्री स्लेज या मैरिन म्यूसिलेज की एक मोटी धात युक्त परत है जो जल में उपस्थित एल्गी से निर्मित होता है। तो एल्गल ब्लूम के कारण ये सी नॉट बना था। ठीक है, तो कहाँ पे? मरमरा सी में। तो ये आज खत्म हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जितना न्यूज इंपॉर्टेंट था उसको कवर किया गया। नेक्स्ट मिलते हैं और वो आखिरी होगा खेल परिदृश्य। थैंक यू सो मच।